हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आप जानते ही होंगे मुझे। अब मेरा नाम है शहजाद। हम आपको रोज़ एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वन शॉट वीडियो, क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, आज हमारा उसका 8वां चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पढ़ने से पहले इसका जो पहला पॉइंट आता है वो है विस्थापन धारा। क्या है? विस्थापन धारा। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट ये क्या होती है, पहले ये समझ लो। तो अब तुम कहोगे हमने करंट तो पढ़ चुके हैं बहुत बार, ठीक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी कह लो। तो वो और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले मैं तुम्हें ये बता दूं। सुनो, जितनी भी तुमने करंट पढ़ी, ये बताओ कोई करंट हवा में पढ़ी? हवा मतलब कि हवा में मैं कहूँ ये हवा है, यहाँ पे करंट है? हो सकती है ऐसा? होता ही ना है। ठीक है, तो इसका मतलब तुमने कहाँ पढ़ी वो करंट? वो कैसे फ्लो करेगी, कैसे प्रवाह करेगी, कैसे चलेगी? तो तुम कहोगे सर उसके लिए कोई कंडक्टर चाहिए। क्या चाहिए? कंडक्टर चाहिए। कंडक्टर मतलब चालक चाहिए। क्या चाहिए? चालक। तभी तो चलेगी। मान लो ये बोर्ड है हमारा, ठीक है, ये अगर लोहे का होता, तांबे का, पीतल का होता, तो इसमें हम क्या करते? करंट फ्लो करते तो वो चलती। ये थोड़ी हवा में चलेगी। बात समझ में आ रही है? तो आज तक जितनी भी तुमने करंट पढ़ी, ठीक है, उन सब करंट को बोलते हैं हम कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं चालन धारा। क्या कहते हैं? चालन धारा। ये बताओ, बात समझ में आई? जो आज तक जितनी भी करंट पड़ी वो कौन सी थी? चालन धारा। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी चालक में चल रही थी। ठीक है, हवा में थोड़ी चल रही थी, वो चालक में चल रही थी, तो इसलिए उसे क्या कहेंगे? चालन धारा। राइट। अब तुम कहोगे इससे पहले तो नहीं कहा हमने, धारा धारा कर रहे हैं हम तो, इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई अब क्योंकि इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? विस्थापन धारा। जब विस्थापन धारा पढ़ेंगे, जब विस्थापन धारा पढ़ेंगे तो इसका भी तो नाम कुछ ना कुछ रखा जाएगा। तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया है कि ये और ये दोनों अलग अलग हैं। तो आज तक जितनी भी तुमने धारा पढ़ी वो सब क्या थी? चालन धारा। अब विस्थापन धारा पे पहुंच जाए, समझ में आ गया? तो ये भी याद रखना, इस वाले चैप्टर में हम चालन धारा को IC से लिखेंगे। C4 क्या है यहाँ पर? कंडक्शन। I क्या होता है? करंट। ठीक है, कंडक्शन करंट IC से। राइट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि विस्थापन धारा को इस चैप्टर में हम ID से लिखने जा रहे हैं। स्मॉल d भी लिख सकते हो या ID, एक ही बात है। ठीक है, कुछ भी लिख के दे दे, वो हम ऐसे लिखेंगे। वैसे यहाँ तक बताइए, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब शुरू करें। क्या है विस्थापन धारा? ये बातें समझ में आ गई? क्या कहा था हमने? का आज तक तुमने जितनी भी करंट पढ़ी, कहीं भी पढ़ी, किसी भी चैप्टर में, कहीं भी, किस जगह भी, वो सब क्या होती है? चालन धारा होती है। क्या होती है? चालन। चालन धारा का मतलब है कोई ना कोई चालक चाहिए उन्हें चलने के लिए, उसे बोलते हैं चालन धारा। चालक चाहिए, उसमें बहती है चालन धारा, और इसे हम किससे लिखेंगे? IC से। राइट। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन धारा। ये क्या है? ये क्या बला है भाई? सुनो, मान लो हमने एक संधारित्र ले लिया, ले लिया, ठीक है, इसे हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। तो जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या करते हैं हम संधारित्र को? तो तुम कहोगे संधारित्र को हम आवेश देते हैं। ये पढ़ चुके हो तुम दूसरे चैप्टर में, याद है? तो वैद्युत विभव एवं धारिता, दूसरे चैप्टर में हमने ये बातें बताई थी कि जब हम संधारित्र को आवेश देते हैं, अगर मैं इस वाली प्लेट को प्लस का आवेश दूं तो सामने वाली प्लेट पर माइनस का आवेश आ जाता है। याद है बात? तो यही बात मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा था तुमसे। तो हमने क्या करा है? बैटरी से जोड़ दिया। अब एक बात बताओ, यहां से करंट गई, यहां से, ये प्लस का साइन होता है, ये माइनस का, तो करंट यहां से निकली, आई, यहां पे जा रही है। ठीक है, तो अब तुम कहोगे सर ये तो तार है, वायर है, और वायर में जब धारा बहेगी, वायर क्या चीज है? तार क्या चीज है? चालक है। तो जब चालक में धारा बहेगी तो उसे IC कहो। मैं कहूंगा वेरी गुड, कह दिया, क्लियर है। तो जब इसमें करंट जा रही थी तो एक जो कंपास नीडल होती है, कंपास निडल कह दो या फिर क्या कह दो, चुंबकीय सुई कह दो, डिब्बी में जो होती है जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये बना हुआ होता है, वो जब हम यहाँ पे रख के देखेंगे तो उसमें क्या देखने को मिला था हमें? विक्षेप देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट है, याद है?
ओस्टेट का प्रयोग क्या कहा था ओस्टेट ने? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। याद आ गई बात? तो जब इसमें धारा जा रही थी तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था, जिसकी वजह से इसमें हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। समझ में आ रही बात? राइट। अब इसी कंपास निडल को, ये चुंबकीय सुई को हमने जब यहाँ पे रखा बीच में, तो यहाँ भी डिफ्लेक्शन देखने को मिला, यहाँ भी एकदम से क्या हुई, विक्षेपित हुई। अब बात ये थी कि यार यहाँ पे तो कोई करंट ही ना था। अब बताओ यहाँ पे कोई चालक है? यहाँ पे तो चलो तार दिख रहा था हमें, समझ में आ रही बात है? यहाँ पे तो तार दिख रहा था। तुम कहोगे सर तार है इसलिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हो गया। जब चुंबकीय क्षेत्र हो गया तो इसमें क्या हुआ, विक्षेप हो गया। ठीक है, ये हिली। लेकिन यहाँ पे तो कोई तार ही ना है, यहाँ पे क्या है ये बताओ? तो यहाँ पे विक्षेप क्यों हुआ? बात समझ में आ रही है? तो यहीं पे आके एम्पियर ने जो अपना सर्किटल लॉ दिया था, एम्पियर का परिपथीय नियम, तुमने याद करा होगा। क्या था एम्पियर का परिपथीय नियम? ठीक है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहीं पे आके ये नियम क्या हो गया, फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? उनसे जब पूछा गया कि ये करंट, ये जो वैल्यू है तुम्हारी, ये किसके लिए वैलिड है? तो उन्होंने कहा ये तार में करंट जा रहा है इसलिए वैलिड है। ठीक है, उनसे पूछा गया कि यहाँ पे अगर हम चुंबकीय सुई रखेंगे तो क्या विक्षेप होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। उनसे ये पूछा गया एम्पियर से कि अगर हम इसी चुंबकीय सुई को यहाँ बीच में रख दें तो विक्षेप होगा? तो वो बोले बिल्कुल भी ना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट ही नहीं है। ये बताया था उन्होंने। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, ये एम्पियर का परिपथीय नियम यहाँ के लिए वैलिड नहीं है। क्लियर है? तो अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट थे। कुछ बच्चे, मतलब ज्यादातर लोग न्यूटन, आइंस्टीन इन्हें जानते हैं। ठीक है, इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, जो पढ़ना है वही जानते हैं, नहीं तो नॉर्मली हर कोई जानता है न्यूटन के बारे में, ठीक है, आइंस्टाइन के बारे में, लेकिन मैक्सवेल के बारे में नहीं। जबकि बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को 4 इक्वेशन में बना दी कि पूरी 4 इक्वेशन याद रख लो, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तुम्हारी समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिक भी। ठीक है, वो मैक्सवेल थे। तो इन्होंने कहा, इनके बारे में सुनो भैया, मैक्सवेल के ये बोले कि भाई यहाँ जो इससे चुंबकीय सुई को तुमने यहाँ रखा था, इसमें जो विक्षेप हुआ है, इसमें भी एक प्रकार की करंट है। ये कहा इन्होंने। किन्होंने कहा? मैक्सवेल ने क्या कहा? इसमें भी, इसके बीच में भी प्लेटों के एक प्रकार की करंट है, और उस करंट का नाम विस्थापन धारा है। उस करंट का नाम क्या है? उस धारा का नाम विस्थापन धारा। विस्थापन यूं कहा गया, देखो यहां से और यहां के बीच की क्या है, ये विस्थापित हो रही है ना, ये बोले हूं। अब ये सत्य है नहीं, ये भी तुम्हें पता होगा। कभी कोई साइंटिस्ट कुछ कह भी रहा है तो ऐसे ही मान लो, तो वैसे प्रूफ भी तो करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसे प्रूफ करके दिखाया। देखो तुम्हारी भी समझ में आ गया सारी बातें। वो बोले कि जब देखो यहां से करंट गया तो यहाँ पे क्या हुआ, तो तुम कहोगे सर प्लस आवेश आ गया। ठीक है, जैसे थोड़ा सा करंट गया तो यहाँ प्लस आवेश, तो सामने वाली प्लेट पर क्या आ जाएगा, माइनस का आवेश। समझ रहे हो? तो इसका मतलब फिर दोबारा से दूसरी बार में फिर प्लस आवेश, फिर माइनस। यहाँ से तो करंट लगातार जारी है। कब तक जाता रहेगा? जब तक कि ये बैटरी, मतलब सॉरी संधारित्र पूरी तरह चार्ज नहीं हो जाते। फिर क्या हुआ, फिर प्लस तो यहाँ माइनस, फिर प्लस तो यहाँ फिर माइनस। ठीक है, बताओ बात समझ में आ रही है? तो वो ये बोले कि देखो यहाँ प्लस प्लस प्लस, यहाँ क्या है, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ना बन गया। ये पढ़ के ना आए हो तुम? क्या पढ़ के आए हो? जब हम प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। देखो प्लस से माइनस की ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखा है। क्या बन गया है? वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है? और वैद्युत क्षेत्र में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये भी सुन लो, ये कांस्टेंट ना है। कांस्टेंट कब होगा, जब इसकी संधारित्र की प्लेटें पूरी तरह चार्ज हो जाएंगी, तो अब कांस्टेंट हो गया। लेकिन पहले क्या आया था, अभी क्या बनाया था हमने पहले, एक प्लस तो एक माइनस, तो एक वैद्युत बल रेखा, फिर एक प्लस एक माइनस, फिर दूसरी वैद्युत बल रेखा, ये तो आ रही थी। तो इसका मतलब क्या हो रहा था, वैद्युत क्षेत्र में तुम लगातार परिवर्तन कर रहे थे। और जब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो इसमें एक करंट इधर की ओर फ्लो ना हो रही होगी। जिधर को होता है वैद्युत क्षेत्र, उधर की ओर होती है इलेक्ट्रिक करंट। बताओ, पढ़ा ना है? वैद्युत क्षेत्र अगर इधर की ओर है तो करंट की डायरेक्शन भी तो इधर की ओर होगी, और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। यह तो पता ही होगा तुम्हें। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, इधर की ओर, तो करंट इधर की ओर होगी, ये इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिधर की ओर होता है वैद्युत क्षेत्र, उसी ओर होती है इलेक्ट्रिक करंट। तो वो बोले कि एक बात बताओ, जब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो यहाँ पे एक प्रकार की धारा भी तो उत्पन्न हुई होगी, जिसे क्या कहेंगे हम,
विस्थापन धारा। बात समझ में आ गई? अब क्या नाम दिया उन्होंने इसका? विस्थापन धारा। उन्होंने कहा कि इस धारा की वजह से तुमने जब चुंबकीय सुई रखी थी तो उसमें क्या हो गया था? विक्षेप हुआ था, वो इधर उधर को यूं हिली थी। लेकिन कब तक हिलेगी? ये भी याद रखना, कब तक हिलेगी? जब तक कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता रहेगा। जैसे कांस्टेंट होगा तो हिलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पे वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है वहीं पे उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी परिवर्तन होगा तो उत्पन्न क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसी प्रकार से तुम उल्टा भी याद रख सकते हो, जहां पे होगा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन वहां पे उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब बताओ, विस्थापन धारा के बारे में कहानी समझ में आ गई पूरी? ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि इसमें भी भाई एक प्रकार की धारा है इसके बीच। उनसे पूछा गया ऐसा क्यों कर रहे हो, कहां से आ गई धारा भाई? ठीक है, तो बोले कि जैसी यहां से धारा गई तो इसने इसे आवेशित कर दिया, एक आवेश आ गया प्लस का, तो सामने वाली पर आ गया माइनस का। फिर दोबारा से और धारा गई, फिर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, प्लस माइनस। वैद्युत क्षेत्र में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है तो क्या होगी? किसमें? धारा उत्पन्न होगी। वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है तो क्या हो गई? धारा उत्पन्न हो गई। ठीक है, जब धारा उत्पन्न हो गई तो यहाँ पे इसका मतलब कौन सी धारा है? वो विस्थापन धारा है। तो इसकी हम थ्योरी ऐसे लिखवाते हैं। क्लियर हो गई बात? ये देखते हैं इसकी थ्योरी सुनो, परिभाषा क्या लिखवाएंगे। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसके बीच में एक प्रकार की धारा प्रवाह होने लगती है, होने लगती है। ठीक है, या उसके बीच में एक प्रकार की धारा उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। सही है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। अब बता दो, समझ में आ गई बात? जब हमने संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या करा? वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन किया। ये तो तुम्हें पता ही होगा, ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं जो इससे होकर गुजर रही हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद है? ये चैप्टर पढ़ चुके हो तुम, फर्स्ट चैप्टर में ही वैद्युत फ्लक्स, जिसमें गोस की पिर में भी आई थी। तो जब हम वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो इसमें एक प्रकार की धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं भाई? इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है ID की, वो ये आती है भाई, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। ये भी याद रखना तुम्हें। ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। यहीं पे एक बात और याद रख लो हाथों हाथ, कि जो ID होती है, ये जो ID होती है यही IC के बराबर हो जाती है। मतलब घबराने की बात नहीं है। जब न्यूमेरिकल आ जाए और न्यूमेरिकल में विस्थापन धारा पूछ ले और कोई इस टाइप से कुछ ना दिया हो, ना वैद्युत फ्लक्स दिया हो, ना टी की वैल्यू दी हो, दिया ही ना हो, उसने तो क्या दिया हो? Q दिया हो और T दिया हो। देखो, तो तुम कहोगे सर QT तो हम IC निकाल लेंगे, IC बराबर Q अपॉन T। तो जो QC हो IC होगा वही क्या होगा? ID। बस ये दिमाग में बिठा लो। अगर मान लो उसने IC पूछ ले और ID इसके बारे में ये बातें दी हो, इसकी वैल्यू दी हो, वैसे तो तुम्हें रटा भी होगी ना भी देगा, तो इसकी वैल्यू दी हो, इसकी वैल्यू दी हो, ठीक है, तो क्या करोगे तुम? तो तुम ID निकाल लोगे इससे, इस फॉर्मूले से। वही क्या कहलाएगा? IC। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। क्यों? उन्होंने ये कहा मैक्सवेल ने कि जब तुम चालक की बात करोगे, चालक ही तो है तार, जब तुम चालक की बात करोगे, तार की बात करोगे, तो तुम IC कह दिया करो। और जब तुम किसकी बात करो?
विस्थापन की बात करो यहाँ से संधारित्र की, तो इसके बीच में जब पहुंचो तो आईडी कह दिया करो, जो वैल्यू इसकी होती है वही इसकी होती है। अगर वो डायरेक्ट यही पूछेगा, ये बातें देगा, ये पूछेगा, तो हाँ इससे यही निकालना। ये तो मैं ये बता रहा हूँ कि मान लो ये बातें दी हो उसने, ये चीज़ है, और पूछ ले आईसी, तब भी यही निकालना, और कह देना आईसी भी यही होगी, क्योंकि आईसी ही किसके बराबर होती है, आईडी के। ठीक है, यहां तक बताइए, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, विस्थापन धारा समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है देखते हैं। दूसरा है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। कुछ नहीं है, समझो इस बात को। ये बताओ, एम्पियर सर्किटल लॉ जो था, एम्पियर का परिपथीय नियम जो था, क्या था, ये तो था बी डॉट डी एल, इसके बराबर था म्यू नॉट आई के। लेकिन ये कहाँ फेल हो गया था, संधारित्र प्लेटों के बीच फेल हो गया था। तो कब पास हुआ था, कब सही हो गया था, जब उन्होंने ये बताया था, किन्होंने, मैक्सवेल ने, कि संधारित्र की प्लेटों के बीच भी एक प्रकार की धारा है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। तो मैक्सवेल ये बोले कि तुम्हारा ये नियम सही रहेगा, मेरा एक काम मान लो, अगर कर मान सको तो। उनसे पूछेगा क्या, उन्होंने कहा फेल नहीं होगा, वहां भी हर जगह वैलिड है। उनसे पूछेगा क्या, उन्हें एक काम करो, आई की जगह पर तुम आईसी कहो, वो तुम्हारी कंडक्शन करंट है। तुम यही तो कह रहे हो कि जब किसी तार में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जो धारा बहती है तार में उसे चालन धारा कहते हैं। तुम एक काम ये करो, इसमें मेरे कहने से आईडी और जोड़ दो। किसने जुड़वाया आईडी, मैक्सवेल ने। वो बोले, तो फिर ये बात आई कि यार एक बात बताओ, आईसी प्लस आईडी ये दो क्या चीज है, तो बोला हो, मैक्सवेल बोले होगी इनमें से एक ही चीज होगी, है कि जब तुम चालक में बात करोगे, मतलब तार में बात करोगे, तार में से धारा जा रही है, तो तुम आईडी को उस टाइम गायब कर दो। गायब मतलब जीरो मान लो, वहां पे आईडी क्या होगी, जीरो होगी, तो तुम्हारा वैलिड वही हो गया फॉर्मूला। लेकिन जैसे तुम संधारित्र की प्लेटों के बीच बात करोगे, तो वहां पे तो आईसी काम ना करेगी तुम्हारी। आईसी क्या है, चालक धारा, यहाँ पे तो चालक है ही ना बीच में। तो तुम एक काम करना, वहां पे क्या मान लेना, आईसी को जीरो मान लेना, तो हमारा आईडी काम करेगा। ये नियम वो का वही रह जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है। देखो, अगर मैं इसे जीरो मान लूं तो क्या आ जाएगा हमारा नियम, ये म्यू नॉट आईडी। और अगर मैं इसे जीरो मान लूं, इस वाली चीज को जीरो मान लूं, इसे यहाँ पे, जब ये चालक है, तार है, जब ये जीरो मान लूंगा तो हमारा नियम क्या आ जाएगा, आईसी। बताइए बात समझ में आ रही है। तो ये कहा उन्होंने, किन्होंने कहा, ये मैक्सवेल ने। तो इसलिए मैंने तुम्हें अभी बताया था, जो आईसी होगी वही आईडी के बराबर होगी। यहाँ पे होगी आईसी, यहाँ पे होगी आईडी। जब तुम इसकी बात करोगे तो आईसी मानो, जब तुम इसकी बात करोगे तो आईडी मानो, है बराबर ही दोनों। और जैसी ये बात हुई तो ये वाला नियम का नाम क्या बदल गया, पहले क्या नाम था इसका, अगर ये ना लगाया था तो हमने, एम्पियर का परिपथीय नियम, याद है। लेकिन अब क्या कहेंगे, अब हम इसे एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। यही है दूसरा पॉइंट हमारा, क्लियर हो गया। फिर मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी अपनी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सवेल की समीकरण है। तीसरा हेडिंग क्या है हमारा, मैक्सवेल की समीकरण है। ठीक है, जब फेराडे, गोस और एम्पियर और क्या नाम है इनका, मैक्सवेल, ये सब विद्युत और चुंबक की बातें कर रहे थे कि विद्युत क्षेत्र ये होता है, ये होता है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र में ये चीज़ें होती हैं, तब मैक्सवेल ने इन सबको कंबाइंड करके 4 इक्वेशन दी, 4 समीकरणें दी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को तुम इन 4 समीकरणों से डिफाइन कर सकते हो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो 4 इक्वेशन क्या क्या थी, पहली, बस यहाँ ये लिखोगे इसका आगे, मैक्सवेल ने, ठीक है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के अध्ययन करके 4 समीकरणें दी। ठीक है, 4 समीकरणें दी। पहली क्या है हमारी भैया, गॉस की वैद्युत का समीकरण। ठीक है, या वैद्युत की गॉस का समीकरण, जैसे दिल करे ऐसे लिख सकते हो, वैद्युत की गॉस का समीकरण। क्या था वैद्युत की गॉस का समीकरण, क्या था,
तो इसने यही तो बताया था, फाई जो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। लिख भी देना, ये परिभाषा याद होगी तुम्हें, गॉस का नियम लिखवाना है हमें यहाँ। क्या कहोगे, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके कुल आवेश क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्लियर है बात, ये होता है। तो इन्होंने, मैक्सवेल ने ये कहा कि जो बंद पृष्ठ है उसे एक काम करो, या यही करके लिख रहा हूं, या और उन्होंने कहा ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उन्होंने कहा इसे इस रूप में लिख सकते हो तुम। इसकी सहायता से हम, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और आवेश में संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके नीचे लिख देना बस। क्या लिखोगे फिर दोबारा सुन लो। किसी बंद पृष्ठ के भीतर, किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके कुल आवेश क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये कहा था, ये लिखा। फिर यहाँ क्या लिखोगे, मैक्सवेल ने इस समीकरण को इस प्रकार लिख दिया। फिर क्या बोले वो, इस समीकरण की सहायता से वैद्युत क्षेत्र ई तथा आवेश क्यू में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। दूसरा नोट करते रहना भाई। दूसरा क्या है, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र का हो, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। कुल भी कहते हैं ना, कुल चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, मतलब इंटीग्रल बी डी ए इज इक्वल टू 0। दूसरा बात यह बताई थी इन्होंने, और इस आधार पर इन्होंने ये कहा मैक्सवेल ने कि एक अकेले चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस आधार पर क्या कहा उन्होंने, एक अकेले चुंबक के ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक के ध्रुव का, किसका, अकेले चुंबक के ध्रुव का, अकेले चुंबक के ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये तो तुम जानते ही हो, चुंबक चाहे किसी हो, इतनी छोटा सा कर लो, उसके अंदर भी कितने पोल होते हैं, 2, एक नॉर्थ और एक साउथ। एक अकेले पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। दूसरी बात ये बताई इन्होंने। तीसरा क्या कहा इन्होंने, तीसरा किससे लिया, फैराडे का। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, क्या है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। बताओ, ये तो था। तो फैराडे, मैक्सवेल ये बोले, चाहे यहाँ पे लिख देना फैराडे का नियम, तुम्हें याद होगा सब, ठीक है, कि चुंबकीय किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ये लिख दिया। अब मैक्सवेल ने क्या करा इसमें, मैक्सवेल ये बोले कि ये बताओ V बराबर क्या होता है, BVL होता है, ठीक है। और एक बात और बताओ, बल्कि एक बात और बताओ, E बराबर क्या होता है, E बराबर V अपॉन R, V बराबर क्या होगा, ER। बताओ, बात समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे रेखीय लिया गया लंबाई में, जैसे कोई चीज़, तो R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, EL, ठीक है। तो जहाँ पे E होगा, जो E है इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट, तो ये भी वोल्ट, ये भी, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा मैक्सवेल ने, इंटीग्रल E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। और क्या कहा उन्होंने इससे, उन्होंने कहा चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र, वो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र कह दिया मैंने इसे, क्या है ये, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा ये है, नोट कर लेना, ठीक है। चौथा देखते हैं, 4 समीकरण दी थी इन्होंने, चौथे समीकरण क्या है, मैक्सवेल किसका, अभी जो मैंने समझाया था तुम्हें, एम्पियर का परिपथ के नियम, जो गलत हो गया था इन्होंने सही करा था, वही है, ठीक है। क्या लिखोगे, एम्पियर मैक्सवेल का
परिपथीय नियम। क्या था? एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। तो तुम कहोगे रेखीय समाकलन बी डॉट डी एल इंटीग्रल हो गया है ना, बराबर होता है म्यू नॉट प्लस सॉरी ब्रैकेट आई सी प्लस आई डी। याद है बात? और आई डी किसके बराबर होती है? आई डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये है इनकी चौथी समीकरण जो इन्होंने सब संशोधित की थी एम्पियर का परिपथीय नियम को। ठीक है, 4 समीकरण है। तो हमने अब तक 3 पॉइंटों में क्या क्या पढ़ लिया? पहला पॉइंट क्या था हमारा? विस्थापन धारा। दूसरा पॉइंट विस्थापन धारा क्या समझ में आ गया था, है ना? संधारित्र की प्लेटों के बीच जो धारा उत्पन्न हुई वो विस्थापन धारा। दूसरा पॉइंट क्या था? यही है भाई, यही तो लिखवाया था दूसरा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? मैक्सवेल की समीकरण है, कितनी थी? 4। ठीक है, इससे इसके नीचे ये भी लिख देना, इससे क्या प्रूफ हुआ था इस बात से कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, इससे पहले वाले में क्या था? वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके नीचे लिखना चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, बोल रहा हूँ, लिख लो लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्योंकि अब हम पहुंचेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों पे, यहाँ से पहुंचते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंगों पे। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें? वैसे तो मैंने अभी बताया था, सुनो। जब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, ठीक है, तब वहां पर उत्पन्न होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, और कब होता है ऐसा? जब कोई आवेशित कण गति करता है, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है। त्वरित मतलब एक्सीलरेटरी, एक्सीलरेटरी मतलब जिस जबकि उसकी स्पीड में लगातार परिवर्तन हो रहा हो, तेजी से भाग रहा हो। तो मैं ये लिख रहा हूं, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो वह अपनी ऊर्जा क्या करता है? निष्कासित मतलब ऊर्जा क्या करता है? निकालता है ना? विद्युत ऐसा कहते हो, तब वह अपनी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये मतलब है, जब कोई भी आवेशित कण, ठीक है, क्या करता है? गति करता है, तो वह अपनी ऊर्जा को क्या करता है? निकालता है तरंगों के रूप में, और इन तरंगों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन्हें हम ऐसे भी समझाते हैं, देखो सुनो। जब कोई आवेश कैसे रहता है? स्थिर रहता है, तो सिर्फ वो पता क्या बनाता है? वैद्युत क्षेत्र। जब कोई आवेश स्थिर रहता है, चल नहीं रहा है, वो आवेश रुका हुआ है, जैसे बैटरी नहीं होती है, बैटरा, उसमें आवेश इधर उधर प्लस माइनस रुके हुए तो है, तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो क्या उत्पन्न कर रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र। लेकिन जब कोई आवेश क्या करता है? मोशन करता है, कैसा? वो भी यूनिफॉर्म, मतलब एक समान चाल से। क्या मतलब हुआ इसका? एक समान चाल से गति करता है, तो वह वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन ई और बी इस टाइम यहाँ दोनों के दोनों कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई आवेश क्या कर रहा हो? त्वरित, सही है, जब कोई आवेश क्या कर रहा हो? त्वरित गति कर रहा हो,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ कभी ना दिखे यहाँ पर, ठीक है। जब कोई आवेश क्या कर रहा हो, क्या कर रहा हो, त्वरित गति, तो वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब दोनों उत्पन्न होते हैं और दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है, निर्भर करते हैं, कांस्टेंट नहीं होते हैं। और जब ये दोनों में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वहीं उत्पन्न होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे शॉर्ट में EMW भी बोलते हैं, ठीक है। वहीं उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। जब इन दोनों में क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है, तभी उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये परिवर्तन कब होता है, जब वो क्या ऐसी गति करता है, त्वरित, मतलब उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, ठीक है, तब होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ लिख दी। जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो वह अपनी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्लियर हो गई बात? हाथों हाथ इनके नीचे ये भी लिख देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण या अभिलक्षण, जो भी आ जाए पेपर में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या क्या है? नंबर 1, विद्युत चुंबकीय, नोट कर लो मैं बोल रहा हूँ, विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की चाल से चलती हैं। नंबर 2, इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3, ठीक है, निर्वात में इनकी चाल 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आती है। नंबर 4, ये एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। क्या क्या बताया हमने? विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की चाल से चलती हैं, और दूसरा क्या बताया हमें, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ। और सी जो होता है किसके बराबर होता है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये तो तुम समझ ही गए होंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ पे मतलब विद्युत बता रहा है ये। और एप्सिलॉन μ0 क्या होता है, चुंबकशीलता, क्योंकि विद्युत और चुंबक जब दोनों होती हैं तभी हमें मिलती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब बताइए, क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ तक? विद्युत चुंबकीय तरंगे, अगर हम, ठीक, अगर हम मतलब अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को जिसे हम क्या कहते हैं, आयाम E0, और क्या हो, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, जिसे क्या कहेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0, ठीक है, हो, तब तो इसकी चाल जो होती है C, ये होती है E0/B0। C जो होती है किसके बराबर होती है, E0/B0। बहुत सवाल आता है इसे, हर साल ही आता है इसके ऊपर सवाल एक, ठीक है। 2023 में जो सवा पेपर आया था उसमें भी एक MCQ है इसी के ऊपर, C, E0 और B0। बात समझ में आ रही है? E0 पूछा है, B0 दिया था, और C की वैल्यू तुम्हें पता ही है, हाँ क्वेश्चन में देते हैं 3 × 10⁸। इसे इधर ले जाओ, E0 निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर भी सवाल आ चुका है 2023 के पेपर में। क्लियर है? तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। आगे सुनिए, अभी चलती कैसे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, सारी बातें इसी की चल रही हैं। अगर हम 3 एक्सिस मानते हैं ना, X, और एक क्या मान लिया हमने, Y, और एक क्या मान लिया तीसरा, Z। ये तो पता ही होगा Z एक्सिस कैसा है, मतलब बाहर की वजह से, वो हम यहाँ पे बना नहीं सकते, तो बनाया ऐसे ही जाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र को किसकी डायरेक्शन में मान लो, Y की, अगर चुंबकीय क्षेत्र को किसकी डायरेक्शन मान लो, Z की, तो पता होना चाहिए तुम्हें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्या होगी, X होगी। बात खत्म। और ये तीनों कैसी एक्सिस होती हैं, ये भी तुम्हें पता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब E परपेंडिकुलर B और परपेंडिकुलर V। V क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है, ठीक है।
तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है इसकी डायरेक्शन का, कोई तुमसे पूछे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की डायरेक्शन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की, विद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा बराबर होती है E क्रॉस बी। ये याद रख लेना फॉर्मूला, किसके बराबर होती है, E क्रॉस बी। मतलब पहले E लिखोगे, कभी धोखे से B क्रॉस C कह दिया तो गलत हो जाएगा। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि A क्रॉस B बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के। पता है बात, A क्रॉस B बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें याद रखना है E क्रॉस B। हाँ ये हो सकता है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि Y एक्सिस पे E ही हो, वो कहीं भी घुमा फिरा के दे दे। मान लो E यहाँ दे दे, B यहाँ दे दे, तो EMW कहाँ हो जाएगी, वहीं पर। बात समझ आ रही है। मैं कहूँ कि E जो है वो Z एक्सिस पे है भाई, E, और एक्स पे जो है वो Y है, वो सॉरी B है। तो ये बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो E क्रॉस B, ये Z ये X, तो क्या हो जाएगी Y। लेकिन याद क्या रखना है तुम्हें, ये याद रख लो बस, ये वाली बात, E क्रॉस B। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा किससे निकालते हैं हम, E क्रॉस B। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। क्या कह रहे हैं हम, विद्युत, देख लेना 5 6 7 8 जो भी पॉइंट चल रहा हो तुम्हें पॉइंट डालना है यहाँ पे। ठीक है, छठा या सातवां पॉइंट होगा शायद ये, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पुश कर देना। ठीक है, और उस पर ऑल का ऑप्शन आता है, उस पर टिक कर देना। ठीक है, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज़। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम क्या है ये कुछ नया नहीं होता है, कुछ अलग से चीज़ नहीं है। जो तुम स्पेक्ट्रम जानते हो वही स्पेक्ट्रम है। अगर तुम वो भी नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले तुम्हें स्पेक्ट्रम वैसे ही नॉर्मली बताऊँ। हमारे यहाँ इंडिया में पहले लॉन्च हुआ था 2G, फिर 3G, फिर 4G, और अब क्या आने वाला है, अब क्या लॉन्च होगा, 5G। हो ही गया है, बहुत जगह हो चुका है 5G। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम हो चुका है 5G। ठीक है, और आने वाले टाइम में सभी जगह हो जाएगा, कुछ जगह पर नहीं है अभी, कुछ कुछ जगह पर हुआ है। ठीक है, 5G। तो ये क्या होते हैं, ये भैया स्पेक्ट्रम होते हैं। क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम। 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, और ये 5G स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारी तरंगे एक साथ मिलती हैं उसे ही बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। मतलब अगर हम सीधी सादी बात में बताएं, एक लाइन में डेफिनेशन दें स्पेक्ट्रम की, तो ये आ जाती है जहां पर भी दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा तरंगे, ठीक है, मिलती हैं, उसे ही बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। क्लियर है। ये अलग अलग स्पेक्ट्रम के नाम बदल जाते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे सेकंड वॉल्यूम में प्रकाश का स्पेक्ट्रम, वहाँ पे हम प्रिज्म में, तुमने हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे, जब प्रिज्म में लाइट डाली थी वाइट लाइट तो वह 7 कलर में बढ़ गई थी, विबग्योर जिसे बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रकाश का स्पेक्ट्रम। यहाँ पे क्या बात आ रही है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। तो अब बात ये आती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसका मतलब कई प्रकार की होती होंगी। अभी मैंने क्या कहा, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जहां पर भी दो या दो से ज्यादा तरंगे मिले तो वही स्पेक्ट्रम है। तो अब तुम क्या कहोगे, अच्छा सर इसका मतलब ये हुआ विद्युत चुंबकीय तरंगे अलग अलग कई प्रकार की होती होगी। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पे 7 टाइप की लिखने जा रहे हैं हम, उसे याद रखना है तुम्हें। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्पेक्ट्रम है उसे भी लिखना है। हम इसमें जो लिखवा रहे हैं वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य तो जानते होंगे, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, इनके क्रम में व्यवस्थित करना ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या कहा अभी हमने, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित करने को विद्युत
चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, बस उन्हें एक किस्म से एक तरीके से लगा दो, सीरीज में लगा दो। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें 7 टाइप की लिखाऊंगा मैं यहाँ पे, 7 तरह की होती हैं। ठीक है, तो उनका बढ़ता हुआ क्रम ले लो विद्युत चुंबकीय तरंगों का, तरंग दैर्ध्य का, कि तरंग दैर्ध्य भाई ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ेगी, या घटता हुआ क्रम ले लो। तुम कहोगे हम तो ऊपर से नीचे लगाएंगे सर, घटेगी ऊपर से नीचे जाने पर, बिल्कुल सही है। या आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम ले लो, या आवृत्ति का घटता हुआ क्रम में सजा दो उन्हें सबको, तो उसे ही कहेंगे हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। समझ में आ रही बात? देखो अभी समझ में आ जाएगी क्लियर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है। सबसे पहले डालते हैं हम गामा किरण, इन्हें मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ। ठीक है, याद होना चाहिए, गामा ऐसा नहीं बनता, बताओ तुम्हें, गामा रेस। ठीक है, दूसरे पे आती है एक्स रेज, एक्स किरण, एक्स रेस। तीसरे पे आती है पराबैंगनी किरण, जिसे कहते हैं हम यूवी रेस। चौथे पे आती हैं दृश्य प्रकाश या दृश्य किरणें, जिसे हम कहते हैं विजिबल रेज। पांचवे पे आती है अवरक्त किरणें, जिन्हें हम कहते हैं इंफ्रारेड या आईआर। छठे पे आती हैं माइक्रोवेव, और सातवें पे आती हैं, ठीक है दिख रहा होगा, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, है ना। छठे पे आती हैं, क्या बताया अभी हमने, माइक्रोवेव, और सातवें पे आती हैं रेडियो वेव। ये याद होनी चाहिए तुम्हें, इसी सीरीज से याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है ऐसी तुम्हें भी याद होनी चाहिए, तभी कर पाओगे। हर साल इनके ऊपर कोई ना कोई सवाल पूछ लेता है, अभी बताऊंगा कैसे पूछा था। अब आगे की बात सुनो, अब मैं इनकी तरंग दैर्ध्य लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? तरंग दैर्ध्य। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है कम होती है 10⁻³ नैनोमीटर से। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है ये होती है 10⁻³ नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर के बीच। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर के बीच, और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है बड़ी होती है 0.1 मीटर से। इसका मतलब मैंने एक कैसा क्रम लिखा है, तो तुम कहोगे ये बढ़ता हुआ क्रम है। इसकी देखो नैनोमीटर बहुत कम है, और यहाँ देखो क्या आ गया, मीटर। मीटर तो बहुत बड़ा होता है, नैनो कहाँ, मिली में आ गया, देखो यहाँ पर मिली 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 मीटर, और ये मीटर। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर जाता हूं तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो पेपर में ऐसा आ गया था, 2020 में भी आया है क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, 2019 में से भी आया है, ऐसा करके वो इनमें से कोई सी भी तरंग दैर्ध्य दे देता है, इनकी तरंगों के नाम दे देता है, तरंग दैर्ध्य। मान लो वो कहते हैं एक गामा किरण है, इसका तरंग दैर्ध्य है λ1, एक कहते हैं दृश्य है, इसका है λ2, और एक कहते हैं रेडियो है, उसका है λ3। वो कहेगा इन तीनों में क्या संबंध है, इस टाइप से। मतलब मैंने अलग अलग ले ली, वो कोई सी भी एक साथ भी ले सकता है भाई, वो तो उसकी मर्जी है एग्जामिनर की। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आ सकता है वो तो उन्होंने ये पूछा था 2020 में, शायद ये आया था, जैसे 19 में भी इस टाइप से आया था क्वेश्चन, वो शायद आवृत्ति के ऊपर आया था। 2020 में ये पूछा था कि λ1 λ2 λ3 में क्या रिलेशन है, तो ऐसे करके दे दिया था कि λ1 बराबर है λ2 के, बराबर है λ3 के, ए ऑप्शन। दूसरा था λ1 बड़ा है λ2 से, λ2 बड़ा है λ3 से। सी ऑप्शन में लिखा हुआ था λ1 से बड़ा है λ2, λ2 से बड़ा है λ3। डी ऑप्शन में लिखा हुआ था λ1 बड़ा है λ2 से, लेकिन बड़ा है ये λ3 से। बताओ बात समझ में आ रही है कैसे? अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब तुम्हें सातों के नाम याद होंगे, सातों के नाम याद होंगे,
और कैसे याद होंगे? सीरीज से याद होंगे, यानी कि उल्टा सीधा बता दिया। तुम कैसे याद होने चाहिए तुम्हें? सीरीज से। जैसे मुझे याद है कि पहले नंबर पे क्या आती है? गामा रेज, दूसरे पे एक्स रे, यूवी रेज, विजिबल रेज और इंफ्रारेड और माइक्रो और रेडियो वेव। ये हो गई 7। क्लियर है? और इनका कैसे याद है मुझे ये कि इनके तरंगदैर्घ्य जो है वो लगातार क्या हो रहा है, उसका क्रम बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है। तभी तो बता दोगे तुम, कोई सी भी ऊपर नीचे रख दे, ठीक है? ये नहीं क्या ऐसे देगा वो, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इसे लैम्डा 1 कह दिया उसने, इसे लैम्डा 2 लैम्डा 3, ठीक है? कहीं से भी पहले दृश्य लिख देगा, वो कहेगा दृश्य प्रकाश है, एक गामा है और एक रेडियो है, इनकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। अब बताओ, तो तुम्हें अगर ये सीरीज से याद होगा तो तुम एकदम बता दोगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ये लैम्डा 1 था, या लैम्डा 2 था, और ये लैम्डा 3 था। तो तुम कहोगे लैम्डा 1 से तो यार ये बड़ा होगा, क्योंकि नीचे जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है, तो लैम्डा 1 से लैम्डा 2 बड़ा होगा, और लैम्डा 2 से भी ये बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत हो गए। बात समझ में आ गई? इसी का उल्टा भी याद होना चाहिए तुम्हें। जरूरी नहीं है कि वो तरंगदैर्घ्य पे पूछे। तो एक बात बताओ, हमने ये बताते हैं कि तरंगदैर्घ्य जो होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मतलब आवृत्ति तरंगदैर्घ्य की क्या होती है? उल्टी होती है। मतलब ये एक दूसरे का उल्टा है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ये तो पता ही है तुम्हें। इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में ये रिलेशन होता है, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में ये रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे थे तो तरंगदैर्घ्य क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो अगर हम नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है, तो आवृत्ति क्या हो रही होगी? मैं तुमसे पूछूं तो तुम कहोगे सर एक दूसरे का उल्टा है, तो आवृत्ति कम हो रही होगी। इसका मतलब समझ गए यारों का? आवृत्ति क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। अगर मैं इसकी आवृत्ति पूछूं गामा की, तो तुम कहोगे सर सबसे ज्यादा होगी इसकी, ना इससे कम इसकी होगी, इससे भी कम इसकी होगी, इससे भी कम और भी कम, सबसे कम किसकी होगी? रेडियो वेव की। तो ये बात भी दिमाग में बिठा लेना आज से। कभी तरंगदैर्घ्य याद रख लो, तुम्हें आवृत्ति भी पता होनी चाहिए कि आवृत्ति क्या होती है? लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। अब बताइए, समझ में आ गया विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम? ठीक है, इनका उपयोग भी आ जाते हैं, कभी कभी उपयोग भी आने चाहिए तुमसे, ठीक है? उपयोग में क्या पूछ लेता है कि इनके क्या क्या उपयोग है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, सुनो। एक एक दो दो बात दिमाग में बिठा लो, क्या क्या उपयोग है। ये जो है इसका उपयोग होता है कैंसर में, कैंसर को सही करने में। अब ये तुम सही करके लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्या लिखोगे गामा? चाहे इस साइड में लिख लेना, यहाँ जगह होगी तो इधर, ठीक है? उपयोग करके ऊपर क्या डालना? उपयोग। इसका उपयोग क्या होता है गामा किरणों का? कैंसर को सही करने के लिए। एक्स किरणों का क्या उपयोग है? ये तुम जानते हो, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा था। ज्यादातर इंग्लिश में ही तो इस्तेमाल करते हैं। कहते ना हो, जो जाहिल आदमी भी होगा वो भी ये कहेगा मैं एक्सरे करा के लाया था। एक्सरे, यही तो है एक्सरे। तो क्या करता है एक्सरे? क्यों करता है डॉक्टर? अंदर का पता करने में, का हड्डी टूटी भी तो ना है, जैसे गोली धस जाती है इसके पता कर चल जाता है, ठीक है? कोई आदमी गिर गया तो उसका एक्सरे करता है डॉक्टर, उससे क्या पता चल जाता है कि इसकी हड्डी टूटी तो ना, फ्रैक्चर तो ना आया। तो इसका मतलब क्या है? टूटी हड्डी। समझ तो गए? वैसे पूरा लिख लेना। टूटी हड्डी का पता लगाने में, गोली धसी हुई है उसका पता लगाने में। क्लियर? पराबैंगनी का भी सुन लो भाई। पराबैंगनी का उपयोग होता है नकली दस्तावेजों को चेक करने में। नकली दस्तावेज, जैसे नकली नोट आ गए, तो नकली नोटों का भी पता किससे करते हैं? पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं, उससे पता करा जाता है, ठीक है? बस इतना याद रख लो तुम। दृश्य प्रकाश तुम बहुत अच्छे से जानते हो यार, जब सूरज निकलता है तो हमें सब चीजें दिखती हैं, ठीक है? तो उसी का बोलते हैं हम दृश्य प्रकाश। तो इसका मतलब दिखाई देने में, दिखाई देने में। इसमें यह भी कह सकते हैं परमाणु की संरचना जानने में, ठीक है? अवरक्त किरणें, इनका उपयोग सुन लो। अवरक्त किरणों का क्या है? वो जो पौधघर होते हैं ना, पौधघर, पौधघरों में पौधों को गर्म रखने में, पौधों को गर्म रखने में इसका उपयोग होता है अवरक्त का। माइक्रोवेव का क्या उपयोग है? माइक्रोवेव का, तो जितने भी तुम वो देखते हो, जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है तो किसके द्वारा उड़ रहा है वो? कैसे, किससे कांटेक्ट है उसका? किससे? रडार से। तो रडार में कौन सी तरंगें उत्पन्न हो रही है? माइक्रोवेव। मोबाइल हमारा चल रहा है तो कौन सी तरंगें हैं? माइक्रोवेव, ठीक है? क्या कह सकते हो तुम? रडार सिस्टम में ये जितने भी बिना तार की चीजें हैं, जितने भी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, उन सब में कौन सी है? माइक्रो। रेडियो में आ जाओ। रेडियो का मतलब होता है रेडियो तरंगें।
जो रेडियो नहीं सुनते हम, क्या आकाशवाणी दिल्ली है, आकाशवाणी रामपुर है, ठीक है, हम रामपुर से बात कर रहे हैं, हेलो रामपुर, ठीक है, ये। या फिर जितने भी संचार व्यवस्था है जो कि हम सुनते हैं, ठीक है, कार्यक्रम जितने भी सुनते हैं, वो सब कौन सी वेव आती है? रेडियो में। रेडियो में या दूरदर्शन, ऐसे कह दो, दूरदर्शन में इनका उपयोग होता है। कभी भी ये भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ तक बताइए आपको कैसा लगा चैप्टर? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे, अगला चैप्टर आपके सामने लाएंगे, ठीक है। वो हमारा सेकेंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ, ठीक है, हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़।